कि फराऊ गांव में फोर्सेज का मुहासरा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। फोर्सेज को शुबा है कि एक मिलिटेंट छुपा हुआ हो सकता है। जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर और जिला अनंतनाग में हालात हालांकि मामूल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं श्रीनगर और अनंतनाग की हैं। सड़कों पर मुसाफिर बसें चलती देखी जा सकती हैं। बाजार भी दिन के दौरान खुलना शुरू हो गए हैं। मिलिटेंटों की जानिब से लगातार हालात को बिगाड़ने की कोशिश के बावजूद हालात मामूल पर लौट रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मीडिया के इंटरव्यू की मुखालिफत पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया है। रंजन गोगोई ने कहा है कि जजों को अपनी आजादी बनाए रखने के लिए खामोश रहना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलेंगे नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये तमाम तबसरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इन्हें काम से मुतालिक जरूरतों पर खामोश रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है। मीडिया के इंटरव्यू की मुखालिफत पर सीजेआई ने ये बयान जारी किया है। आज सीजेआई का आखिरी वर्किंग डे है। कल आपको बता दें कि वो रिटायर हो रहे हैं और 17 नवंबर से नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओहदा संभालेंगे। और आज आखिरी वर्किंग डे पर सीजेआई का ये बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया के इंटरव्यू की मुखालिफत पर सीजेआई ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जजों को अपनी आजादी बनाए रखने के लिए खामोश रहना चाहिए। बड़ा तबसरा सीजेआई की तरफ से। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का आखिरी वर्किंग डे है। इस तनाजुर में इस बयान को बड़ा माना जा सकता है। इन्होंने कहा है कि जजों को अपनी आजादी बनाए रखने के लिए खामोश रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलेंगे नहीं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, कुशीनगर की बात करेंगे। कुशीनगर मस्जिद धमाका केस में पुलिस ने मुबैना मास्टरमाइंड हाजी खुतबुद्दीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान में डॉक्टर अशफाक भी शामिल है। डॉक्टर अशफाक हैदराबाद में आर्मी अस्पताल में खदमत अंजाम दे चुका है। उसने 2 साल पहले कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेकर यूपीएससी में किस्मत आजमाई थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अशफाक को टोली चौकी इलाके से गिरफ्तार किया। अशफाक का आबाई वतन कुशीनगर बताया जाता है, जहां वो अपने रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने गया था। उसी ने मस्जिद में धमाका की इतला फोन करके पुलिस को दी थी। नोएडा में इज्तिमाई इस्मत रेजी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 6 नौजवानों ने एक लड़की की इस्मत दरी की और एहतजाज करने पर लड़की को मारा। मुतासरा अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 4 मुलजमीन को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बकिया मुलजमीन की तलाश जारी है। लड़की को नौकरी के बहाने नोएडा फेज 3 के पास पार्क में बुलाया गया था। नोएडा में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में किस तरह से बाकायदा पुलिस तफ्तीश कर रही है, आइए इस मामले बात करते हैं। एसएसपी वैभव कृष्ण हमारे साथ में हैं। जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला आया है, इस मामले में आपकी तफ्तीश कहां तक पहुंची है? इस मामले में कितने कुल आरोपी? देखिए, परसों रात की ये घटना है। रात के करीब 8:30-9 बजे के करीब की। इसमें एक परिचित था लड़की का फ्रेंड, जो कि उसने बुलाया था और उसके बाद फिर वहाँ पे जो और लड़के थे वो आ गए, उन्होंने दुष्कर्म किया। इसमें टोटल 6 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। 4 लोग इसमें गिरफ्तार हम लोगों के द्वारा कर लिए गए। किस तरह की जानकारी मिली थी सर? जो पीसीआर कॉल हुआ होगा या जो भी आपके पास शुरुआती जानकारी मिली, किस तरह से, कब का मामला है, कितने बजे सब कुछ हुआ है, पूरा विस्तार से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, लोकल पुलिस चौकी को ये जानकारी मिली थी और उसके बाद त्वरितता से कार्रवाई की गई। पीड़िता का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई गई। अभियुक्तों की शिनाख्त के संबंध में कार्रवाई कराई गई। टोटल 6 लोग इसमें चिन्हित हुए थे और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। साउंड वे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो बाकी 2 लोग हैं वो भी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो लड़की कैसे पहुंची थी वहाँ पे? क्या कह के उसको बुलाया गया था या कौन बुलाया था? लड़की को बेसिकली नौकरी देने के बहाने बात करने, उसके संबंध में बात करने के संबंध में बुलाया गया था। जो उसका फ्रेंड है, जो पीड़िता का जो फ्रेंड है, उसने उसे विश्वास दिया था कि नौकरी देने के बहाने नौकरी के संबंध में वार्ता करनी है और वहाँ पे जाके उसने अटेम्प्ट किया उससे रेप करने का। और उसके बाद और लड़के वहाँ पर आ गए और उन्होंने रेप किया। 4 लोग इसमें टोटल अभी तक गिरफ्तार हो गए। रेप हुआ नहीं है, अभी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ बताया होगा। रेप हुआ नहीं, रेप करने की कोशिश की गई? नहीं, रेप किया गया है। रेप किया गया है। जो फ्रेंड था, लड़की का जो फ्रेंड था जिसने बुलाया था, उसने कोशिश करी और बाद में जो लड़के आए हैं उन्होंने एक्चुअली रेप किया है। आखिरी सवाल, जो
आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन आरोपियों का नाम क्या है, क्या प्रोफाइल है उनका? अभी देखिए वो डिटेल हम लोग प्रेस नोट में रिलीज़ करेंगे, उनका जो नाम है और प्रोफाइल उनका, वो वहीं लोकल जो है झुग्गी झोपड़ी वगैरह के रहने वाले लड़के हैं। तो जिस तरह से बकायदा इस मामले में अभी तक 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम ने कई टीम का गठन करके इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई से बड़ी खबर आपको दे दे, कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर गवर्नर से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडरान की गवर्नर से मुलाकात होने वाली है। जराये के हवाले से खबर आ रही है, पहली बार तीनों पार्टियों के लीडर गवर्नर से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के लिए वक्त भी मांगा गया है। मुलाकात के लिए दोपहर 3 बजे का वक्त गवर्नर से इन तीनों पार्टियों की जानिब से मांगा गया है। तो हुकूमत साजी को लेकर जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि सदराज का निफाज हो चुका है रियासत में, वहीं हुकूमत साजी को लेकर ये तीनों पार्टियां कोशा हैं। इस बीच कल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर गवर्नर से मुलाकात करेंगे। जराये के हवाले से इस वक्त खबर आ रही है, पहली बार ये तीनों पार्टियां गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंच रही हैं। मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा गया है। इस खबर पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित रॉय, खबर यह है, जराये ऐसा कह रहे हैं कि कल तीनों पार्टियां, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के लीडर गवर्नर से मिलने वाले हैं। लेकिन निश्चित तौर पे तीनों पार्टियों ने 3 बजे का समय मांगा है गवर्नर से, और जो 2 मुद्दों पे बात हो सकती है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। पहला मुद्दा यह है कि जिस तरह से बेमौसम बरसात से किसानों को जो है नुकसान पहुंचा है, उसके लिए मदद की मांग करेंगे। अभी हमने देखा कुछ ही देर पहले जो है देवेंद्र फडणवीस भी जो है राज्यपाल से मिलकर बाहर निकले हैं और उन्होंने भी वही मांग की कि किसानों को जिस तरह से नुकसान हुआ है उसको राहत के लिए जो है पैसे जो है वो पास किए जाए। और दूसरी जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मौजूदा राजनीति पर भी चर्चा होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों पार्टियां एक हो रही हैं, कल तीनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जो है बन गया है और तीनों पार्टियों के जो चीफ है उनके पास प्रोग्राम भेज दिया गया फाइनल करने के लिए। तो कल की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और उस मुलाकात में जो है मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा हो सकती है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी, अब शिवसेना की तरफ से जो तेवर था गवर्नर को लेकर वो सभी के सामने, अमित, हमने देखा था कि जब गवर्नर की तरफ से इकदाम किए गए सदराज को लेकर उस पर सामना में भी काफी तीर चलाए हैं शिवसेना की तरफ से गवर्नर के हवाले से, हम जानते हैं। ऐसे में शिवसेना भी मुलाकात करेगी एनसीपी और कांग्रेस लीडरान से। क्या लगता है कि हुकूमत साजी को लेकर कुछ बातें भी होंगी गवर्नर से जब ये तीनों पार्टियों के लीडर मिलेंगे? तो देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि आखिरी फैसला जो है वो तीनों ही पार्टियों के हाईकमान करेंगे। कल जिस तरह हमने देखा कि बैठक हुई, बैठक के बाद कॉमन मिनिमम एजेंडा को जो है हरी झंडी दी गई, लेकिन आखिरी जो डिसीजन है वो तीनों पार्टी के चीफ लेंगे। और कल जिस तरह से तीनों पार्टियों के नेता पहली बार जो है राज्यपाल से जो है मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि उसमें कुछ राजनीतिक चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि सूत्र भी ये बता रहे हैं कि 17 तारीख को जो है शरद पवार दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और मौजूदा राजनीति पे चर्चा होगी। और फिर उद्धव ठाकरे भी जो है मुलाकात कर सकते हैं या फिर फोन पे भी बातचीत हो सकती है। तो कल की बैठक राज्यपाल से काफी अहम जो है मानी जा रही है। तो काफी अहम गवर्नर से मीटिंग होगी तीनों पार्टियों की, क्योंकि अब हुकूमत साजी को लेकर तीनों पार्टियां कोशा हैं। हम देख रहे हैं कि सीएमपी का मुसव्वदा भी उनकी तरफ से तैयार कर लिया गया है और आला लीडरों के हवाले भी कर दिया गया, रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट फराहम करने के लिए। वहीं शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब शिवसेना की अब ही सरकार आती रहेगी और महाराष्ट्र में जो भी हुकूमत बनेगी शिवसेना की ही क़यादत में बनेगी। राज्य के हित की बात अगर हम करें, जनता के हित की, तो कोई कठिन काम नहीं है। कोई भी अगर सरकार चलती है, चाहे सिंगल पार्टी वाली सरकार हो, मेजॉरिटी वाली, या अलायंस वाली सरकार हो, गठबंधन वाली, चाहे उस गठबंधन में 2 पार्टियां हो या 25 पार्टियां हो, सरकार तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है। और सभी लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनका अनुभव राज्य चलाने का बहुत सालों का है, उस अनुभव का भी फायदा हो सकता है। हम तो चाहते हैं
आने वाले 25 साल में शिवसेना का सीएम रहे। अब 5 साल की बात क्यों करते? जो भी सरकार बनेगी वो शिवसेना के नेतृत्व में ही बनेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो कांग्रेस के नेता रहे वो इस महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े योगदान वाले नेता रहे। ये आज नहीं, मैं हमेशा ये बोलते आया हूं। वहीं एनसीपी लीडर नवाब मलिक का कहना है कि शिवसेना से ही सीएम होगा। हमने कल बैठकर तीनों दल के नेताओं ने तय कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पवार साहब को भेजा गया, सोनिया जी को भेजा गया है और शिवसेना के लोगों ने उनके पार्टी प्रमुख को भी दे दिया है। अभी तक फॉर्मूला और फॉर्मेशन पे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। एक बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सहमति बन जाती है, फिर उसके बाद फॉर्मेशन और फॉर्मूला पे बात होगी। सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा क्या? मुख्यमंत्री के पद को लेके ही शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच में विवाद पैदा हुआ, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। शिवसेना को अपमानित किया गया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका स्वाभिमान और सम्मान बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप और इस वक्त बड़ी खबर कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार के हवाले से आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार को बड़ी राहत दी है। ईडी शिव कुमार की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी, ताहम डीके शिव कुमार को मिली जमानत के खिलाफ अपील मुस्तरद सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्ज अमल पर नाराजगी का इजहार भी किया है। साथ ही साथ ईडी ने आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को दी गई जमानत को चैलेंज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार को राहत दी है और तर्ज अमल पर ईडी के नाराजगी का इजहार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसे चैलेंज किया गया था ईडी की तरफ से, और आज सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार को राहत देते हुए ईडी की अपील को मुस्तरद कर दिया है। आपको बता दें कद्दावर लीडर हैं, कर्नाटक में अहम कद माना जाता है डीके शिव कुमार का। जब कर्नाटक हुकूमत गिरने वाली थी, बागी अरकान जब मुंबई में कायम पजीर थे, उस वक्त काफी अहम रोल डीके शिव कुमार की तरफ से निभाया गया था। इन्हें कांग्रेस का शुभ चिंतक भी माना जाता है। डीके शिव कुमार को बड़ी राहत मिली है। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। जीवन में सहयोग किया है, लगभग 250-300 के करीब चालान डेली कट रहे हैं, जो कि 2 करोड़ की जनसंख्या में बहुत कम हैं। अभी जो अगले 2-3 दिन का प्रेडिक्शन है पोल्यूशन का भी और मौसम का भी, उसके हिसाब से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल परसों तक इसमें हवा की क्वालिटी के अंदर काफ़ी सुधार होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ज़बरदस्ती दिल्ली के लोगों के ऊपर कोई किसी तरह की कठिनाई थोपी जाए, तो अभी भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। कल और परसों का और हम देखेंगे, अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पर निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो फाइनल निर्णय जो है वो हम सोमवार को सुबह लेंगे। वो दे दिया हमने, आज सबमिट कर दिया। आज शायद केस भी है और उसमें सब कुछ उस पर डिस्कशन भी होगा। ऑफ कोर्स अभी दिल्ली जल बोर्ड के जो अपने नालों, उसमें हम मैनहोल की सफाई करते हैं, उसमें हम उसको सबको फॉलो करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब मैनहोल की सफाई के अंदर इस किस्म की दुर्घटनाओं की खबर नहीं आती हैं। जितनी खबरें आती हैं वो सेप्टिक टैंक की सफाई को लेके आती हैं। तो जब इसको जल बोर्ड टेक ओवर कर लेगा और जल बोर्ड की एजेंसी जाएगी, तो वो सारे इक्विपमेंट्स भी देंगे और सारी सेफ्टी भी बरतेंगे हम लोग। सर, ये ऑड इवन कई दिन तक रहा, लेकिन आज जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आपको लग रहा है कि ऑड इवन उतना सफल नहीं रहा? देखिए, ऑड इवन का अपना वो ऑड इवन लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को टैकल करता है। आज सब लोग हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, आप लोग अपने मीडिया में लिख भी रहे हैं, आप लोग टीवी चैनल पे दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से आज जो पोल्यूशन की हालत है वो बगल वाले राज्यों से जो पराली आ रही है उसके धुएं की वजह से है, दिल्ली के लोगों के पोल्यूशन की वजह से नहीं है। ऑड इवन दिल्ली के लोकल सोर्स को कम करता है।
दिल्ली में लगभग 30 लाख गाड़ियां डेली सड़क पे उतरती हैं। उसमें अगर ऑड इवन जब हम लागू करते हैं तो आधी गाड़ियां जाहिर है कि वो हट जाती हैं। तो 15 लाख गाड़ियां जब कम उतरेंगी सड़क पे, पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा। लेकिन मेन सोर्स जो है, मेन बीमारी जो है अभी हवा की, वो बगल वाले राज्यों में से जो पराली जल रही है उसकी वजह से है। नासा की जो सैटेलाइट पिक्चर्स भी हैं वो भी यही दिखाती हैं। मैं ये सारी पिक्चर्स देख रहा था, अगर आप लोगों को हम वो पिक्चर्स भेज देंगे। 7-8 अक्टूबर तक आप नासा की सैटेलाइट इमेज ले लीजिए और दिल्ली की एयर क्वालिटी ले लीजिए। दिल्ली की एयर क्वालिटी 9 अक्टूबर तक सेटिस्फैक्ट्री जोन में थी। अचानक 10 अक्टूबर से दिल्ली की क्वालिटी पुअर, वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में आने चालू हो गई। 9 अक्टूबर तक हम लोग सेटिस्फैक्ट्री थे। हम लोग डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 70 था, 80 था, 90 था, 120 था, 130 था। लेकिन अचानक 10 अक्टूबर से हम लोग 200 के ऊपर क्रॉस कर गए। 200, 300, 400, 500, 600 पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है। और नासा की इमेजेस दिखाती हैं 10 अक्टूबर से ही वो पराली के जो रेड स्पॉट्स हैं इमेज के ऊपर वो आने चालू हो गए। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द टू। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर पड़ोसी राज्य उस पर बंद नहीं कर रहे पराली, तो दिल्ली के लोग आखिर क्यों सफर करें और कब तक सफर करें? 15 दिन के अंदर दूसरी बार स्कूल्स बंद हुए हैं। ईपीसीए का कहना है कि जो लोकल सोर्स हैं इसमें दिन में लोग कूड़ा जमा कर रहे हैं और रात में जला रहे हैं। जो लोकल अथॉरिटीज है सर, क्या उनमें 300 टीम्स लगी हुई हैं। 300 टीम्स लगी हुई हैं जो मॉनिटर कर रही हैं अगर कहीं भी कूड़ा जलता है तो। मेरे को बताया गया है हमारे अथॉरिटी, हमारे ऑफिसर्स के द्वारा कि इस पे बहुत सख्ती के साथ काफ़ी फाइन किया गया, करोड़ों रुपए का फाइन किया गया है जिन लोगों को भी पकड़ा गया है। तो लोकल आप सैटेलाइट उठा के देख लो ना, सबसे बड़ा तो नासा की, अगर कूड़ा इतने बड़े स्केल पे जल रहा है तो दिल्ली के ऊपर भी तो लाल 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 खूब सारे निशान होंगे ना। लेकिन नहीं, उससे ये अपने जिम्मेदारी से मैं मुक्त नहीं हो रहा। दिल्ली में जितने भी ऐसे कूड़े जलने के हैं, जो भी हैं, उस पे हम कंट्रोल करेंगे और सख्ती के साथ हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ऑड इवन और साथ ही साथ फिजाई आलूदगी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि ऑड इवन के तहत हम फिजाई आलूदगी में कमी करें और साथ ही साथ जो और चीजें हैं उस पर भी लगाम लगाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। एनएमसी बिल अवाम मुखालिफ बिल है जिसकी हम शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। ये कहना है आईएमए के कौमी सदर शांतनु सेन का। एनएमसी बिल से मुतालिक डॉक्टर्स को वाकिफ कराने के लिए विजयवाड़ा में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें आईएमए के कौमी सदर ने शिरकत की। इन्होंने बताया कि एनएमसी एक्ट अवाम मुखालिफ है। ये एक्ट शहरी और देही तिब्बी खदमात में फर्क करता है। इस बिल की कामयाबी के बाद मेरिट की बुनियाद पर नहीं बल्कि डोनेशन की बुनियाद पर एमबीबीएस में दाखिले मिलेंगे। गरीब इंसान जो काबिलियत रखता है वो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा। इन्होंने कहा कि हम इस बिल की शिद्दत से मुखालिफत करते हैं। क्लैरिटी नहीं है कि अल्टीमेटली मेडिकल स्टूडेंट्स का फेट क्या होगा। इस बिल में जो प्रोविजन है, ये लोगों ने बोल रहा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करप्शन का अखरा है, उसको हटाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन का जो ये लोग एक्ट लाया है वो इससे 100 गुना ज़्यादा करप्शन का अखरा बनेगा। और इस बिल के अंदर ऐसे प्रोविजन है कि कोई भी आदमी कहीं पे भी चाहे तो मेडिकल कॉलेज खोल देगा और मशरूमिंग ऑफ मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। उसका स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन का कोई जगह नहीं रहेगा। आज भी देश में गरीब जो खेती बाड़ी करने वाला जो आदमी है, उसका घर का लड़का भी अगर उसका मेरिट है तो मेरिट के हिसाब से उसको डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। अगर ये एक्ट पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो मेरिट का जगह नहीं रहेगा। जिसका पास पैसा होगा वो डॉक्टरी में घुसने का उसको मौका मिलेगा। आपको मालूम होगा पिछले पार्लियामेंट सेशन में इंडियन पार्लियामेंट में हिस्ट्री कर दिया। इस अभी जो हमारा जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, लगभग 32 से 33 बिल एक सेशन में पास करवा लिया जबरदस्ती, किसी भी बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग और सिलेक्ट कमेटी के भेजे बिना। जबलपुर में सेना कोर सिग्नल्स के जयालू ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टीम मेंबर हवलदार केसरी जैना ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। इन्होंने बिना हैंडल पकड़े सीढ़ी पर उल्टे सिमत खड़े होकर यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बीएसएफ के इंस्पेक्टर अवधेश सिंह के नाम था। रुकने पार्लियामेंट विवेक तनखा ने ट्वीट करके मुबारकबाद दी। हवलदार जैना ने सुबह
बजे बाइक चलाना शुरू किया था और इन्होंने 4 घंटे से ज्यादा बाइक चलाई। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जैना और उनकी टीम ने आगे भी दूसरे रिकॉर्ड तोड़ने का अज़्म जाहिर किया है। आ जाएंगे। डेयरडेविल एसके जना हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। एसके जना साहब, क्या कहेंगे, आज एक विश्व कीर्तिमान आपने बनाया, कैसा लग रहा है? आज बहुत खुश हूँ, साथ में मेरी टीम बहुत मेहनत किया इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए और आज बहुत खुश हूँ। लगी होगी जो कि बहुत लंबा 4 घंटे से ज्यादा का समय आपने बताया है। जी, अब ये हमने प्रैक्टिस किया था 5 घंटा 5 मिनट का और अचीवमेंट हम 4.5 घंटा कर पाए। बीएसएफ का एक रिकॉर्ड आपने तोड़ा और अगला क्या रिकॉर्ड होगा, जो कि हर बार आप लोग अनाउंस करते हैं रिकॉर्ड जब भी तोड़ते हैं? तो अगला रिकॉर्ड है ये 4-5 रिकॉर्ड है, उसमें से लेटेस्ट यही है कि हमने 100 बंदे के ऊपर जंप मारने की अभ्यास कर रहे हैं अभी, अगला कुछ महीने में उसको भी तोड़ेंगे। बहुत बताइए। तो ये थे एसके जना जिन्होंने आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 4 घंटे से अधिक समय तक बाइक पर उल्टे खड़े होकर ये लगातार यहाँ पर चलते रहे और अब एक और नए रिकॉर्ड की ओर जल्द ही अग्रसर होंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रदीप अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।